लेखिका कहती हैं कि इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी सैलानी अर्थात पर्यटक टूरिस्ट सभी सैलानी जो हैं इस असीम सुंदरता को देखने के बाद झूम झूम कर गाने लगते हैं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये बहुत ही चर्चित गाना है हिंदी सिनेमा का। अगर कभी आपको अवसर मिले तो ज़रूर सुनिएगा। पर मैं मौन थी। मैं कौन? लेखिका। किसी ऋषि की तरह शांत थी। जैसे ऋषि मुनि शांत रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, वैसी ही अभी लेखिका की स्थिति थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, सारी खूबसूरती को अपने अंदर समाहित कर लेना चाहती थी। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपातों को। लेखिका आगे क्या कह रही हैं कि जैसे छोटे बच्चे अपना सिर बाहर निकाल करके बाहर का दृश्य देखना चाहते हैं, वैसे ही वो भी कभी आसमान से छूते मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को देखती थी। कभी जो ऊपर से झरने गिरते हैं तो वो कैसे सफ़ेद दूध की धार जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे जलप्रपात को देखने को की इच्छा उनकी हो रही थी और उन्हें वह देख रही थी। जलप्रपात को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं वाटरफॉल। तो इस तरह से वाटरफॉल को देखना, जलप्रपातों को देखना एक असीम आनंद की प्राप्ति हो रही थी इससे लेखिका को। फिर कभी वह नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देख रही थी। तिस्ता नदी का नाम है। तो वो किस तरह से चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच लहरा करके आगे बढ़ रही थी और उसकी तुलना लेखिका ने चांदी की कौंध से की है। ठीक है, चांदी की चमक से की है नदी की तुलना। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी। सिलीगुड़ी जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है। तो सिलीगुड़ी से ही जब ये आगे बढ़ रहे थे सिक्किम की तरफ, तो वहाँ से ही तिस्ता नदी को ये देखती हुई चली जा रही थी। तिस्ता नदी वहीं से उन्हें दिखाई दे रही थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब यहाँ लेखिका जो है अपने मनोभाव को इस तरह से व्यक्त कर रही है कि वो बहुत अधिक प्रसन्न थी। आगे, मेरे नगपति मेरे विशाल। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि मेरे नगपति मेरे विशाल, ये जो है हिमालय के लिए कहा गया है। नगपति यानी कि पर्वतों का स्वामी, पर्वतों में श्रेष्ठ, विशाल पर्वत। और वो आगे कहती है मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन मतलब झाग उगलता झरना वो दिखाई दिया, जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है, फ्लैश चमकने लगा अर्थात लोग जो है अपना कैमरा निकाल करके उसकी तस्वीर खींचने लगे, उसकी फ़ोटो लेने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को, इन खूबसूरत पलों के इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल थे मतलब व्यस्त थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। अभिशप्त मतलब जैसे श्रापित। ठीक है, तो अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी से अपनी तुलना करते हैं कि जैसे श्राप मिल गया हो कि अब जो हो तुम यहाँ से उठ ही नहीं सकती। इस तरह से वो वहाँ पर एकदम जड़ बन गई थी। उस खूबसूरती को देख करके हिल डुल नहीं पा रही थी और अपने इन झरनों के संगीत को सुनते हुए अपनी आत्मा का संगीत सुन रही थी। इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही फिलोसफिकल बात हो रही है, दार्शनिक बातें हो रही है, क्योंकि लेखिका जो है इस खूबसूरती में पूरी तरह से लीन हो जाती हैं, डूब जाती हैं और फिर अपने मन के भावों को इस तरह से व्यक्त करती हैं दार्शनिक बातों की सहायता से।
थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। भीतर तक भीग गई मतलब उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। आप लोगों ने भी ये अनुभूत किया होगा कि जब हम पानी में पैर डुबो करके बैठते हैं तो कितनी शांति प्राप्त होती, कितना सुकून मिलता है, कितना आराम मिलता है। मन काव्यमय हो उठा। मन में जैसे कि कविता लिखने की इच्छा होने लगी। कविता लिखने की, कविता सुनने की, कविता बोलने की। काव्यमय को आप किसी भी रूप में ले सकते हैं। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। हृदय जो था उनका, वो सच्चाई को, जो सच देख रही थी और जो सौंदर्य था उनके सम्मुख, उन्हें मानो वो छू रही थी, उन्हें वो महसूस कर रही थी। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। जीवन की अनंतता, जीवन अनंत है, मानो इसका प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। अभी लेखिका जो है वो इस बात को महसूस कर रही थी कि जीवन की शक्ति किस तरह से उनके अंदर प्रवाहित हो रही है। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगूं। देश और काल की सरहद सीमाएं, बॉर्डर्स, उससे दूर कहीं भी बहने लगूं। मतलब ना कोई सीमा हो, ना कोई बंधन हो, मुक्त अवस्था में जहाँ मन करे वहाँ पर मैं विचरण करूं, भ्रमण करूं। भीतर की सारी तामसिकताएं मतलब हमारे अंदर के सारे तमोगुण मतलब जो बुराइयां हैं, वो सब सारी दुष्ट वासनाएं, जो हमारे मन की बुरी इच्छाएं हैं, वो मानो इस निर्मल धारा में बह गई और मन जो है बहुत स्वच्छ हो गया, पावन हो गया, पवित्र हो गया। मन हुआ कि अनंत समय तक, मतलब पता नहीं कब तक, ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। मतलब उनका मन नहीं हो रहा था कि वो वहाँ से उठे, आगे बढ़े। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, धक्का देने लगा। मतलब उन्हें कहने लगा कि आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अनमनी सी, मतलब बिना मन के मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आँखों और आत्मा को सुख देने वाले आगे जो है फिर से वही खूबसूरती उन्हें देखने को मिली, जो उनकी आँखों को और आत्मा को सुख प्रदान कर रही थी। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन, चटक मतलब गहरे गहरे हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन ले। कालीन मतलब ऐसे तो कालीन जो है आप सब समझते हैं, कारपेट को कहते हैं। तो यहाँ पर उस हरियाली के लिए उसकी तुलना वो कारपेट से या कालीन से करती हैं। तो कहीं हल्का पीलापन लिए तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरफ पथरीला और देखते ही देखते परिदृश्य से सब छूमंतर। कहीं मतलब उन्हें पथरीली भूमि दिखाई दे रही थी, कहीं हल्का पीलापन लिए वृक्ष दिख रहे थे, कहीं खूब गहरे वृक्ष पत्तों वाले वृक्ष दिख रहे थे। और फिर जैसे सब गायब हो जाता था जैसे ही उनकी गाड़ी और आगे बढ़ती थी। छूमंतर, गायब, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो और सब गायब। सब पर बादलों की एक मोटी चादर। और हाँ, कभी ये भी हो रहा था कि सब कुछ जो है बादल ढक दे रहे थे, जैसे बादल रूपी एक चादर उसके ऊपर आ गया हो। और उसके बाद सब कुछ बादल में दिख रहा था, मतलब सब कुछ बादल जैसा ही फिर दिखने लग रहा था, क्योंकि बादलों ने उन्हें ढक दिया था।